आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 है ग्रेविटेशन, उसके इंटेक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट करवा दिया है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास में इंडेक्स क्वेश्चन का मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दे रखा है, जिससे आपको ईजी रहेगा। ठीक है, बुक का दे रखा है। क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट। ठीक है, मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो सबसे पहले डिफरेंसेस मैंने आपको करवाए भी थे क्लास में और इजीली याद भी करवाया था। आप यहाँ पर थोड़ा थ्योरी फॉर्म में देखिएगा। मास और हम वेट की बात कर रहे हैं। मास क्या होता है? मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, कि जो मैटर होता है, ठीक है, जो भी बॉडी में कंटेन रहता है, उसका जो क्वांटिटी होता है उसे मास बोल रहे हैं। जबकि वेट क्या होता है कि जो बॉडी पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? वेट बोल रहे हैं। इट इज़ द मीज़र ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम इसको किससे मेज़र करते हैं? इनर्शिया से मेज़र करते हैं। जबकि हम इसको किससे मेज़र करते हैं? वेट को मीज़र ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में मास इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी, कि मास कहीं पर भी आप चली जाइए अर्थ के कोई सी प्लेस पे या फिर और कहीं पर भी प्लैनेट्स पे कहीं पे भी चले जाइए, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। जबकि वेट इज़ नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी, जबकि वेट क्या है? कांस्टेंट नहीं होता है। और ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन से प्लेस पे वो रखा है। तो यहाँ पर हम ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और यहाँ डी स्क्वायर की जगह हम क्या ले रहे थे? आर स्क्वायर ले रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्थ कुछ इस तरीके से होती है, ये इक्वेटर है और यहाँ पर हम इधर जाते हैं तो पोल्स होता है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कम होगा, पोल्स की तरफ जाने पर आर का वैल्यू कम हो रहा है और जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, और यहाँ नीचे की ओर आने पर, ठीक है, इक्वेटर की ओर आने पर क्या होगा? यहाँ पर आर का वैल्यू बढ़ रहा है और जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है इट ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड, ये केवल मैग्नीट्यूड रखता है, जबकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी रखता है। वेट कैसे? जैसे हम ग्रेविटेशनल वेट की बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल वेट कभी कैसे लगता है? हम क्या बोलते हैं उसको? इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। जबकि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स का जैसा ही होता है, जो कि क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को अगर हम ओपन कर रहे हैं, न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? केजी मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, ये हमारे पास में वेट और किसका हो गया? वेट और मास का डिफरेंस हो गया। आप एक और लिख सकते हैं यहाँ पर, वेट स्केलर जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और इसमें डायरेक्शन भी होता है, तो इसको हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन सेकेंड है, वाई इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ, कि मून पर जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो अर्थ पर जो वेट है उसका 1/6 क्यों होता है। ठीक है, तो हम जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर बुक का भी एक स्क्रीनशॉट दे रखा है, तो आप वो देखिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बोला, लेट एम ई इज़ द मास ऑफ द अर्थ और स्मॉल एम बी एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेट रेडियस मतलब आर ई बी द रेडियस ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेट डब्ल्यू ई ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाई। तो डब्ल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं? डब्ल्यू हम निकाल रहे हैं कुछ तरीके से पहले का आप वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा डब्ल्यू क्यों निकला। तो डब्ल्यू ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ई रिप्रेजेंट किसको करता है? अर्थ पर। ठीक है, अर्थ पर ऑब्जेक्ट के वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है डब्ल्यू ई। ठीक है, जी एम ई क्या है? अर्थ का मास। स्मॉल एम क्या है? ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पर रखा है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? आर ई से। ठीक है, अब मून की बात कर रहे हैं, तो हम मून की बात कर रहे हैं, तो एम ई एंड कैपिटल आर एम बी द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून। तो मास ऑफ मून क्या है? कैपिटल एम एम। और रेडियस ऑफ मून क्या है? कैपिटल आर एम। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वेट डब्ल्यू एम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज गिवन बाय। तो डब्ल्यू एम निकाल रहे हैं हम। ठीक है, मून पर मास निकाल रहे हैं। ठीक है, किसका? ऑब्जेक्ट का, मून पर हम उसका वेट निकाल रहे हैं किसका? किसी ऑब्जेक्ट का। तो डब्ल्यू एम क्या हो जाएगा?
कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर एम स्क्वायर। अब हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारे पास में, ठीक है। जैसे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, देखो कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी वैल्यू है वो इधर को ऊपर नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको गिवन है, देखो हमको क्या गिवन है यहाँ पर, हमको क्वेश्चन में या फिर हमको थोड़ा सा हिंट देख के रखाएगा जब भी एग्जामिनर इसको पूछेगा, क्या कि हमारे पास में जो कैपिटल एम ई है, मतलब मास ऑफ द अर्थ कितना है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ मून कितना है 7.36 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। तो मून का मास कम है, अर्थ का मास ज़्यादा है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और रेडियस ऑफ मून क्या है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। तो अब हम जैसे इसको डिवाइड करते हैं और सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6 सॉरी। तो यहाँ पर क्या इससे क्या लॉजिक निकल रहा है कि जो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द इट्स वेट ऑन द अर्थ, ठीक है। तो इससे ये लॉजिक निकल रहा है कि जो मून पर ऑब्जेक्ट का वेट रहेगा वो कितना रहेगा, अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट का वेट है उसका 1/6 रहेगा। मैंने यहाँ पर बुक का भी स्क्रीनशॉट दे रखा है तो आप देख लीजिएगा इसको, सेम है थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा। इसमें बुक के मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें नेक्स्ट है हमारे पास में इंडेक्स क्वेश्चन। अब ये पूछ रहा है वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए स्ट्रैप मेड ऑफ एन थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग, ठीक है। जो हमारे बैग होता है, बैग की जो स्ट्रैप्स होती है, ठीक है, वो थिन, ठीक है। थिन क्यों होती है, मतलब जो जब थिन होती है तो डिफ़िकल्ट कैसे होता है बैग। देखो हमने आपको बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है, F/A होता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं ए की, एरिया की, अब अभी आप फोर्स को एक बार इग्नोर कीजिए, अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एरिया ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो लगने वाला जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। और अगर एरिया कम रहेगा तो लगने वाला प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर जो स्ट्रैप्स बनी हुई है बैग की वो अगर पतली पतली है, ठीक है, तो आपके जो शोल्डर्स है उस पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा क्रिएट होगा। इसलिए थिन स्ट्रैप वाले बैग को होल्ड करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू थिक स्ट्रैप्स के, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसमें, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग ए थिन स्ट्रैप बिकॉज द प्रेशर ऑन द शोल्डर्स इज क्वाइट लार्ज, ठीक है। तो प्रेशर जो लगेगा वो क्या लगेगा, लार्ज लगेगा। दिस इज़ बिकॉज द प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, P इज़ प्रोपोर्शनल टू द 1/A, या फिर इसको हम पूरा अगर ऐसे लिखते हैं ढंग से तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू F/A, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा एक बार, ऑन विच द फोर्स एक्ट्स द स्मॉलर द सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया क्या होता है, स्मॉलर होता है, द लार्जर विल बी द प्रेशर ऑन द सरफेस। तो प्रेशर जो भी लगेगा, ठीक है, सरफेस पर वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इन द केस ऑफ थिन स्ट्रैप द कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया इज़ वेरी स्मॉल। तो अगर थिन स्ट्रैप होगी, अगर पतली पतली डस होगी जो बैग है आपका, तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। हैंस द प्रेशर exerted on the shoulder is very large। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, What do you mean by buoyancy, ठीक है। buoyancy क्या होती है, आपने कभी स्विमिंग पूल में गए होंगे तो आप जैसे स्विमिंग पूल में उतरते हो, पानी के कांटेक्ट में आते हो तो आप देखते हो आप थोड़ा लाइटर फील करते हो, ठीक है। तो पानी आपके ऊपर एक ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, buoyancy बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए, द अपवर्ड फोर्स exerted by a liquid on an object immersed in it is known as buoyancy। when you try to immerse an object in water, जब भी आप कोशिश करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को आप पानी में डुबो दें, then you can feel an upward force exerted on the object, ठीक है। तो आप फील करते हैं कि एक ऊपर की ओर कोई फोर्स आपको धकेल रहा है, ठीक है। when increase as you push the object deeper into water, तो आपको एक जैसे जैसे आप
किसी भी फ्लूइड में अंदर की ओर जाते जाएंगे तो जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर एग्जर्ट होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपको ऊपर की ओर कोई फोर्स फील हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और शिंक वैन प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कि ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों होता है, मतलब तैरता क्यों और डूब क्यों जाता है। ठीक है, देखिएगा मैं डेंसिटी का कंसेप्ट देख रही हूँ यहाँ पर। देखो ये वाटर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है। अगर वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होगा और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होगा तो ये क्या होगा, फ्लोट होगा। ठीक है, और अगर वाटर का डेंसिटी कम होगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, शिंक हो जाएगा बस। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें, इफ़ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मोर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड then it sinks in the liquid. This is because the buoyant force acting on the object is less than the force of gravity. इसका मतलब क्या हुआ, जो buoyant force जो लग रहा है ऊपर की ओर वो कम रह गया किससे, जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स नीचे की ओर लग रहा है वो। बुoyant फोर्स कहाँ लगता है, ऊपर की ओर। किसी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है तो बुoyant फोर्स लगेगा ऊपर की ओर बिकॉज ऑफ लिक्विड, और ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ से लगेगा, नीचे की ओर। अगर ये वाला फोर्स ज़्यादा रहा और ये वाला फोर्स कम रहा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, ऑन द अदर हैंड इफ़ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन इट floats on the surface of the liquid. This is because the buoyant force acting on the object is greater than the force of gravity. ये क्यों हुआ, क्योंकि जो buoyant force है, जो ऑब्जेक्ट पर जो buoyant force लग रहा है, ठीक है, वो ज़्यादा लग रहा है कंपेयर टू ग्रेविटी के। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये buoyant फोर्स ऊपर की ओर है और ग्रेविटी वाला फोर्स ये है, तो अगर ये वाला फोर्स कम है और ये वाला फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगी, फ्लोट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, देख लीजिएगा जिस मैंने स्क्रीनशॉट दे रखा है इसका। देखो, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन ए वेटिंग मशीन। ठीक है, वेटिंग मशीन पर आपका मास कितना है, 42 kg। इज़ योर मास मोर और लेस देन 42 kg। कि आपका मास 42 kg से ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, अब देखिएगा एक बार आप, व्हेन यू वेट योर बॉडी, जब भी आप अपनी बॉडी का वेट कर रहे हैं तो एन अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ध्यान रखना, जो बोयंसी लगती है या बोयंट जो फोर्स लगता है वो फ्लूइड्स में लगता है, और फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, लिक्विड और एयर। ठीक है, लिक्विड या फिर गैस। ठीक है, तो आपके ऊपर क्या होगा, एक अपवर्ड फोर्स लगेगा। ठीक है, तो दिस अपवर्ड फोर्स इज द बोयंट फोर्स। एज ए रिजल्ट द बॉडी गेट्स पुश्ड स्लाइटली अपवर्ड्स। तो इसकी वजह से क्या होगा, बॉडी क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ जाएगी, कोजिंग द वेटिंग मशीन टू शो ए रीडिंग लेस देन द एक्चुअल वैल्यू। इसकी वजह से आपका जो वेट होना चाहिए, ठीक है, जो रीडिंग आनी चाहिए वो कम आएगी कंपेयर टू आपके एक्चुअल वेट की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन and an iron bar each indicating a mass of 100 kg when measure on a weighing machine। ठीक है, तो हम ना वेट मशीन पे क्या कर रहे हैं, दोनों को 100 kg हमने ले लिया। कौन किस किस को ले लिया, कॉटन को ले लिया और आयरन बार को ले लिया। इन रियलिटी वन इज़ हैवियर देन अदर। जबकि रियलिटी में क्या होता है कि एक भारी है दूसरे से। कैन यू से विच वन इज़ हैवियर एंड वाई। तो आप बता सकते हैं कि कौन सा भारी है और कौन सा हल्का है। ठीक है, तो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू यू आपके अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए आयरन, जबकि ऐसा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए, देखो मैंने क्या बताया कि एक बोयंसी फोर्स लगता है। बोयंसी फोर्स कब लगता है, बोयंट फोर्स कब लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, लिक्विड्स में और गैसियस में। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक तो आयरन लिया 100 kg और आपने क्या किया, एक बैग ऑफ कॉटन लिया, वो भी कितना है, 100 kg। ठीक है, अब देखो, द बैग ऑफ कॉटन इज़ हैवियर देन द आयरन बार। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, दिस इज़ बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ कॉटन बैग इज़ लार्जर। तो सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा हो गया। तो जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो बोयंट फोर्स जो लगेगा ऊपर की ओर वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसकी वजह से जो वेटिंग मशीन में जो उसका वेट आएगा वो क्या आएगा, कंपेयर करके रीडिंग से क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, तो आप ना उसमें 100 kg करेंगे पर एक्चुअल वेट बिकॉज ऑफ बोयंसी फोर्स वो क्या हो जाएगा, 100 kg से ज़्यादा हो जाएगा।
ठीक है। दिस इज बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द कॉटन बैग इज लार्जर देन द आयरन बार, हैंस मोर buoyant फोर्स एक्ट्स ऑन द बैग देन दैट ऑन एन आयरन बार। इस वजह से जो बोयंट फोर्स लगेगा उसके ऊपर ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, ठीक है। बोयंट फोर्स कैसे लग रहा है, जैसे मान लो ये मैंने क्या ले लिया, एक कॉटन का बैग ले लिया। अब बोयंट फोर्स क्या कर रहा है, इस पर ऊपर की ओर लग रहा है। तो जो एक्चुअल वेट आना चाहिए, ठीक है, ये और इसमें जो बोयंसी फोर्स लग रहा है, तो एक्चुअल वेट में से अब ये देखो, ये तो नीचे की ओर लेके जा रहा है, ये ऊपर की ओर लेके जा रहा है, तो एक्चुअल वेट जो आना चाहिए, ठीक है, वो ना करके क्या होगा, हल्का सा कम। तो आप उसमें और कॉटन डालते हो और 100 kg करते हो, जबकि 100 kg से क्या हो गया, उसका वेट ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्यों हुआ, अगर यहाँ पर हम बोयंसी फोर्स को हटा देते हैं, ठीक है, तो अब उसका एक्चुअल वेट क्या होगा, 100 kg से ज़्यादा होगा। तो अब कौन हैवी है, कौन सा हैवी है हमारे पास में, जो बैग ऑफ कॉटन है वो हैवी है। जबकि अगर हम आयरन की उस पर देखें, देखो आयरन की कुछ इस तरीके से, तो इसका एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो जो बोयंसी फोर्स लगेगा वो उस पर क्या लगेगा, कम लगेगा कंपेयर टू कॉटन बैग। ठीक है, तो इसीलिए जो एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है, वो ना आकर के अलग अलग रीडिंग्स हो जाती है। और फ़र्क किस में ज़्यादा रहेगा, जिसका एरिया ज़्यादा रहेगा। किसका एरिया ज़्यादा था, बैग ऑफ कॉटन का। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हम देखिए, द बैग ऑफ कॉटन इज़ हैवियर देन द आयरन बार, दिस इज बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द कॉटन बैग इज लार्जर देन द आयरन बार, हैंस मोर बोयंट फोर्स एक्ट्स ऑन द बैग देन दैट ऑन एन आयरन बार। दिस मेक्स द कॉटन बैग हैवियर, ये क्या करता है, कॉटन बैग को क्या कर देता है, और हैवी कर देता है देन इट्स एक्चुअल वैल्यू। For this reason, the iron bar and the bag of cotton show the same mass on the weighing machine, but actually the mass of cotton bag is more than that of the iron bar. तो एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, मेजर्ड वेट प्लस बोयंट फोर्स। तो आप जानते हो बोयंट फोर्स के अकॉर्डिंग अगर एरिया ज़्यादा तो बोयंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, एरिया कम तो बोयंट फोर्स कम लगेगा। तो एरिया किसका ज़्यादा है यहाँ पर, कॉटन बैग का ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इंडेक्स क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच।